हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक सरदर्द तो है ही, लेकिन साथ साथ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आज के दिन बन चुका है। नाम अगर आप देखेंगे तो नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब आप इस्लामिक रिपब्लिक की बात करते हैं तो असलियत में यहाँ पर इसके अंदर रिलीजन आ जाता है, और जैसे ही इसके अंदर रिलीजन आ जाता है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो भी डिसीज़न होंगे या जो कुछ भी होगा उसके अंदर सेक्युलर शब्द की आप उम्मीद नहीं कर सकते। उसके अंदर आप नॉन इस्लामिक लोग या इस्लाम को ना मानने वाले लोगों के बारे में ज़्यादा से अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। और ये सिचुएशन तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब इमरान खान जैसा एक कमज़ोर कठपुतली प्रधानमंत्री आकर गद्दी पर बैठ जाता है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक कानून है जिसे कहा जाता है ब्लास्फेमी लॉ। ब्लास्फेमी लॉ के बारे में आप लोगों ने बार बार सुना होगा। ब्लास्फेमी लॉ है ईश निंदा कानून। ईश निंदा कानून का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपने किसी भी तरीके से गलती से भी, या आपके ऊपर सिर्फ आरोप है, गलती वलती तो छोड़ो, अगर आपके पास सिर्फ एक आरोप ये है कि आपने उनके ईश्वर यानी अल्लाह की किसी भी प्रकार से निंदा की है, तो उसकी सज़ा फांसी है। उसकी सज़ा फांसी है। ये बात का एक लॉ है। यानी अगर मोहल्ले के अंदर 4 औरतों की लड़ाई हो रही है, 4 औरतों में से एक नॉन मुस्लिम है और बाकी 3 मुस्लिम हैं, या एक मुस्लिम है और बाकी 3 नॉन मुस्लिम हैं, तो वो जो एक मुस्लिम लेडी है जो मोहल्ले की लड़ाई के अंदर लड़ रही है, वो पुलिस स्टेशन जाकर बाकी 3 के ऊपर ये आरोप लगा सकती है कि इन्होंने अल्लाह को गाली दी, और पुलिस वाले उन 3 नॉन मुस्लिम लेडीज़ को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, उनको उठा के जेल में डाल देगी। उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें फांसी तक हो सकती है। इसी को कहा गया है ईश निंदा कानून, ब्लास्फेमी लॉ। अगर ये ब्लास्फेमी लॉ फॉर ऑल रिलीजन्स होता, पहली बात तो यार देखो, सीधी सी बात है, अगर आप यूं कहें कि ब्लास्फेमी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ब्लास्फेमी लॉ जैसा कोई लॉ नहीं होना चाहिए। ईश निंदा कानून जैसा कोई कानून नहीं होना चाहिए। अब ईश निंदा कानून है पाकिस्तान में तो बाकायदा है, और पाकिस्तान की सरकार इसे सीना ठोक के कहती है कि हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रक्षक, अल्लाह के नाम की रक्षा। खुद कितनी मर्जी अल्लाह के नाम को गाली दे दें, दारू दूरू पी लें, ऊट पटांग सारी हरकतें कर लें, खुद जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, लेकिन अल्लाह के नाम पे दूसरा करेगा तो हमारे पास मारने की पूरी अथॉरिटी है। ये पाकिस्तान के अंदर लॉ की फॉर्म में है, तो इसे कहा गया ब्लास्फेमी लॉ। अगर ये, पहली बात तो ब्लास्फेमी लॉ नहीं होना चाहिए। अगर है तो कोई भी सभ्य समाज ये जरूर कहेगा कि दुनिया में किसी के भी गॉड की, ईश्वर की, अल्लाह की भी, जिसमें उसका विश्वास है, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो अगर निंदा करो भी तो तर्क के अनुसार करो, या फिर निंदा नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म बराबर हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे जाहिलों की कौम का एक जो देश बना हुआ है, वहां पर यह किया गया कि सारे के सारे रिलीजन्स को उठा के रख दिया साइड में। केवल आप अल्लाह की बुराई नहीं कर सकते, और अल्लाह को मानने वाले जितने हैं वो आपके मंदिर तोड़े और दूसरी कोई भी चीज तोड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की जो इनइक्वालिटी है, इस तरीके की जो बायसनेस है, ये इस देश के अंदर हमेशा से बनी हुई है। और यही एक रीजन है कि सबसे बड़ा कानून यहां तक का ये है, यहां तक कि इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा, अगर आप पूरा उठाकर देखेंगे तो 2 केसेस यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो शौकत इमैनुअल का केस था। शौकत इमैनुअल और उनकी वाइफ शगुफ्ता कौसर, ये दोनों क्रिश्चियन थे, और इन क्रिश्चियन कपल के ऊपर ब्लास्फेमी, इन्हें जुलाई 2013 में गिरफ्तार किया गया, और 2014 के अंदर इनके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगाकर इनको फांसी की सजा दे दी। यानी आपने अल्लाह की निंदा करी और फांसी की सजा दे दी। इसी तरीके से आसिया बीबी का केस आया, और इस आसिया बीबी के केस के अंदर भी यही हुआ। 4 मजदूर औरतें लड़ रही थी। 4 में से 3 मुस्लिम थी, एक
क्रिश्चियन थी, आसिया बीबी क्रिश्चियन थी। इसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने अल्लाह को गाली बकी और इसे फांसी की सजा तक दे दी। सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में ह्यूमन राइट्स के दबाव में आकर उसको यह कहकर फांसी को टालना पड़ा कि भाई, और छोड़ना पड़ा कि यार मोहल्ले की लड़ाई को ईश निंदा कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सरकार, इसकी सरकार ने उठाकर उस आसिया बीवी को पाकिस्तान ना छोड़ने वाले लोगों की लिस्ट में डाल दिया, ताकि किसी भी तरीके से, क्योंकि यूरोपियन देश उसको मंगा रहे थे, यूरोपियन देश ये कह रहे थे कि आसिया बीवी को यूरोप में भेज दो, यहां कम से कम रह लेगी। अब ऐसी सिचुएशन में यहां ये कमजोर प्रधानमंत्री गधा है, ये इस बंदे ने क्या किया, इसकी सरकार ने उठाकर एक कानून की एक लिस्ट निकाली, जिसके अंदर उन लोगों की लिस्ट जारी कर दी जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं छोड़ा, जिसके अंदर ये लिखा गया कि ये पर्टिकुलर 12-15 लोग पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते, और उसमें आसिया बीवी। सोच कर देखिए यार, खेत मजदूर, उस औरत को उठाकर इतना खौफ पैदा कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती, और उसे वहां के कट्टरपंथी समूहों को मारने के लिए छोड़ दिया गया। तो इस चीज को, ये ब्लास्फेमी लॉ है, ईश निंदा कानून, ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान के अंदर है और काम कर रहा है। अब इसी तरीके से एक शब्द और आजकल नया इस इमरान खान ने ही गढ़ा है, और वो है इस्लामोफोबिया। अब ये और समझ लीजिए इस्लामोफोबिया क्या है, तब जाके मैं आऊंगा कि यूरोपियन यूनियन ने किस तरीके से पाकिस्तान पे हंटर बरसाने की तैयारी कर ली है, और पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर और ज्यादा पहुंचने वाला है। क्या किया इस्लामोफोबिया के अंदर? इस्लामोफोबिया क्या है? नाम से अगर आप दिखाई दे, इस्लाम का डर, अगर आप देखें तो यह है इस्लाम का डर। असलियत में ये शब्द क्यों इस्लाम, ये इस्लाम का जो डर है, या इस्लाम का डर जो है वो किस तरीके से, कहां से ये शब्द आया? तो असलियत में ये शब्द तब आया जब फ्रांस के अंदर सड़कों के ऊपर कभी पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं चाकू से, कभी इमैनुअल जो पैटी है, जो टीचर था, उसकी गर्दन काट दी गई, कभी पाकिस्तान से ही निकला हुआ एक लड़का पाकिस्तान के सड़कों के ऊपर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए 2 पेरिस के लोगों को मार डालता है, कभी पुलिस वाली औरत मारी जाती है, और कभी स्वीडन में, कभी डेनमार्क में आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, आतंकवादी हमले हो रहे थे, और जो भी है मामला बहुत ज़बरदस्त था। अब ऐसे में फ्रांस, और इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं, आप देख चुके हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रॉन हैं, उन्होंने क्लियर वर्ड्स में एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि इस्लाम इज इन क्राइसिस। अब इस्लाम इज इन क्राइसिस, हालांकि वहां ये कहना भी गलत है कि इस्लाम इज इन क्राइसिस, लेकिन हां, उनका अगर जो मतलब समझा जाए तो वो ये है कि इस्लाम धर्म के अंदर कोई समस्या नहीं है। इस्लाम धर्म को मानने वाले जो हैं, जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, उससे इस्लाम के नाम पर डर पैदा हो रहा है, इस्लाम का डर पैदा हो रहा है। इसीलिए अब यहां से जैसे ही ये शब्द इस्तेमाल किया गया, इस्लाम इज इन क्राइसिस, वहां से पाकिस्तान से लेकर, मलेशिया से लेकर, टर्की से लेकर जितने भी इस्लाम के नए नए पुरोधा, वॉरियर या योद्धा, या यूं कहें इनके जो रक्षक की फॉर्म में अपने आप को प्रोजेक्ट करवाने वाले थे, वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया को बढ़ाया जा रहा है। मेरे कुछ सवाल हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो नॉन स्टेट एक्टर्स में, नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब यह होता है जो सेना नहीं है, जो पुलिस नहीं है, सेना और पुलिस में नहीं है, ऐसे में कितने धर्मों के लोग आम आदमी दूसरे आदमी को जान से सिर्फ इसलिए मार रहे हैं कि वो मुस्लिम है या किसी दूसरे धर्म का है? आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये नेग्लिजिबल है। आप हिंदुस्तान को अगर छोड़ दें कि हिंदुस्तान में हो सकता है हिंदू मुसलमानों के बीच में जो लड़ाई है, अगर आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा, ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, जिसमें सड़क पे चलता हुआ कोई लड़का या मुसलमान केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। जो आम आदमी ने मारा, या इस क्रिश्चियन के नाम पर जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर गर्दन उतार दी गई हो, या जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर जान से मार दिया गया हो, या जीसस का क्राइस्ट का नाम लेकर बम ब्लास्ट किया गया हो, तो ऐसा अगर एक भी केस नहीं मिलेगा तो ऐसी सिचुएशन में, भारत का एग्जांपल नहीं दे रहा, यहां बहस छिड़ जाएगी, समझे? तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया में अगर आप इस समय पर
चाहे लड़ाई झगड़े देखें, चाहे सीरिया इराक के अंदर देखें, चाहे ईरान के अंदर देखें, कहीं पर भी तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है जहां पर चाहे दुनिया के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड देखे जाएं, चाहे आतंकवादी हमले देखे जाएं, या ऑन द नेम ऑफ गॉड अल्लाह मारने वाले लोगों को देखा जाए और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों को देखा जाए, चारों तरफ आपको इस्लाम से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। इस्लाम धर्म की दुनिया में कोई भी बदनामी या कमजोर उसको नीचा नहीं दिखा सकता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस धर्म को मानने वाले लोगों की है। वो कुरान तब तक कुरान किताब रहेगी जब तक उसे कोई पढ़ेगा नहीं, और पढ़ने के बाद आप कैसे बनते हो वो बताएगा कि आप उस धर्म को कैसा मानते हो। तो हर धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति जो होता है वो अपने धर्म का एक रिप्रेजेंटेटिव है। मैं एक हिंदू हूं तो मैं अपने धर्म का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हूं। मेरे व्यवहार को मेरे धर्म से जोड़कर देखा जाएगा। मैं अपने धर्म को लेकर कैसा रिएक्ट करता हूं वो मेरे धर्म को रिफ्लेक्ट करेगा। ये रियलिटी है। इसी तरीके से क्रिश्चियन जो होगा, क्रिश्चियन अगर किसी भी धर्म को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने धर्म को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरे धर्म के बारे में कैसे सोच रहा है, वो क्रिश्चियनिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस्लाम के अंदर भी यही है। अब अगर आप यहां पर देखें तो इस्लामोफोबिया वर्ड या इस्लाम के नाम का जो डर पैदा हुआ, जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ, पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी चलो ये मान लिया गया कि एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दी गई जिसमें यह कहा गया कि इस्लाम के नाम का डर पैदा किया जा रहा है, और अगर इस्लाम के नाम का डर पैदा किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया डेवलप हो रहा है, तो असलियत में इसका जिम्मेदार कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यह देखा जाएगा। अब देखा जाए या ना देखा जाए, इमरान खान ने इसको एक पॉलिटिकल इशू बना लिया और इसको एक मुद्दा मिल गया इमरान खान को अपने देश में अपनी राजनीति मजबूत करने का, अपने आप को इस तरीके का प्रोजेक्ट करने का कि देखो मैं इस्लाम के नाम का योद्धा हूं, मैं इस्लाम के नाम का योद्धा हूं, इस्लाम के नाम पर लड़ रहा हूं। इन्होंने खूब जम के, इमरान खान ने, टर्की के एर्दोगान ने, और उस टाइम महातिर मोहम्मद होते थे, उन्होंने तीनों ने मिलकर, मलेशिया के महातिर मोहम्मद होते थे, तीनों ने मिलकर फ्रांस का खूब जम के विरोध किया। हालांकि महातिर मोहम्मद को तो उठा के कुर्सी से पटक दिया गया कि दफा हो जाए, यहां से तेरी जरूरत नहीं है। मलेशिया के अंदर अब उनका नाम लेवा कोई नहीं है और हो सकता है थोड़े दिन में उनकी मरने वरने की खबर आ जाए। लेकिन पाकिस्तान, टर्की जो है वो गेम ही अलग खेल रहा है एर्दोगान। यहां सबसे कमजोर खड़ी इमरान खान, और इमरान खान को अब यहां पर लेने के देने पड़ गए। टर्की से अलग तरीके से निपट रहा है यूरोपियन यूनियन और सब चीजें। यहां इमरान खान ने गलती कर दी और इमरान खान इस गलती के अंदर फंस गया। मामला क्या हुआ? मामला यह हुआ, इमरान खान ने अपने आप को इस्लाम का रक्षक प्रोजेक्ट करने के लिए फ्रांस की खूब बुराई करना शुरू कर दिया और ये फ्रांस का अपोज करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ? फ्रांस को क्रिटिसाइज किया, फ्रांस को अपोज किया। कैलकुलेशन ये है कि यूरोप ने अपनी बना रखी है यूरोपियन यूनियन, और इस यूरोपियन यूनियन के लिए 27, 28 या शायद 29 देश हैं यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, और वो 27 देश जो हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट एज वन कंट्री, असलियत में वो 27 देश अपने आप को एक देश के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। उनकी एक पार्लियामेंट है जिसे यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कहा जाता है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कहा जाता है। उनकी एक करेंसी है जिसे आप यूरो कहते हो। उनका बाकी सारे लॉ से लेकर सब चीजें एक हैं। खासकर ट्रेड के मामले में वो हमेशा अपने आप को एक सिंगल यूनिट प्रोजेक्ट करते हैं। अब ऐसे में फ्रांस के साथ तुमने पंगे लिया तो फ्रांस के साथ पंगे लेने का सीधा सीधा मतलब था कि यूरोपियन यूनियन के साथ तुमने पंगा ले लिया, और जैसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ पंगा लोगे, यूरोपियन यूनियन इकट्ठी आकर खड़ी हो गई। और ये थोड़े दिन पहले तक का मामला है। फ्रांस जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट इस्लामिक जो प्रोपेगेटर थे, जो इस्लाम को फैलाने वाले लोग थे, उनके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट रूल बनाया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और यहां तक कि फ्रांस के ऊपर, यहां तक कि ओल्ड आर्मी मेंस ने दबाव डाल के यहां तक कह दिया कि अगर फ्रांस की सरकार रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट
भाई ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो बाहर निकल के अल्लाहू अकबर का नाम लेकर सड़कों पे लोगों को मारते फिर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। फ्रांस में पॉसिबल है। फ्रांस के लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, आपस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं और देश एक रहता है और कुछ ना कुछ मजबूत होकर बाहर निकलता है। आदत है तो वहां पर एक ग्रुप बना, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया तो सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का डिसीजन लिया। अब जैसे ही सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का डिसीजन लिया, फ्रांस का पाकिस्तान ने दोबारा से विरोध करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और जैसे ही पाकिस्तान ने उसे क्रिटिसाइज करना शुरू किया, फ्रांस तो अपने आप में जो भी है सो है, उसके साथ पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन आकर खड़ी हो गई। और एक बात समझ लीजिए, यूरोपियन यूनियन किसी भी दूसरे देश के ऊपर अगर दबाव बनाना चाहती है तो वो हमेशा उसके ट्रेड यानी व्यापार के ऊपर हमला करती है। ये याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन हमेशा उसके ट्रेड यानी उसके व्यापार के ऊपर हमला करती है और उस देश को इकोनॉमिकली तोड़ने का काम करती है। बहुत तगड़ा असर है यूरोपियन यूनियन का इस मामले में। पाकिस्तान के ऊपर भी यही चूड़ियां टाइट कर दी हैं। कैसे? पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को जीएसपी यानी एक तरीके की स्पेशल कंट्री का स्टेटस दे रखा था और इस स्पेशल कंट्री का स्टेटस मिलने की वजह से पाकिस्तान को टैक्स रिबेट्स मिलती थी। पाकिस्तान के टैक्स रिबेट्स मिलती थी यूरोपियन एक्सपोर्ट को, यानी यूरोप के अंदर जो भी माल जाता था उस पर जो टैक्स लगता था उसमें काफ़ी सारी छूट मिलती थी। अब यूरोप जाने वाले सामान में काफ़ी सारी अगर छूट मिल रही है, यूरोप जाने वाले सामान में अगर काफ़ी सारी छूट मिल रही है टैक्स में, तो इस टैक्स रिबेट या टैक्स कंसेशन कहो, इस टैक्स कंसेशन की वजह से इसके प्रोडक्ट्स चीप होते थे। और चीप प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खास बात ये होती थी, सस्ते सामान होते थे और सस्ते सामानों की वजह से ये लोग मोर कॉम्पिटिटिव यानी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होते थे। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको, पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं मार्केट मिलती थी और इस मार्केट के साथ साथ वहाँ इंडस्ट्रीज़ की वजह से एम्प्लॉयमेंट होता था। अब आप सोच कर देखिए, लगभग 2 बिलियन की मार्केट अगर बंद हो जाए, 2 बिलियन लोगों की मार्केट बंद हो जाए तो पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री जो पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है वो और ज़्यादा डूब जाएगी। भाई मार्केट नहीं है तो डिमांड नहीं होगी और अगर डिमांड नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। पाकिस्तान जो पहले से ही बहुत ज़्यादा भूखा नंगा घूम रहा है, वहाँ पर आलू टमाटर के भाव तक 100, 150, 200 रुपये किलो तक पहुँच चुके हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान की और ज़्यादा बुरी दुर्गति हो जाएगी। और जब पाकिस्तान की दुर्गति होगी, भाई सीधी सी बात ये है, पाकिस्तान, अगर आप ये देखेंगे पाकिस्तानी इंडस्ट्री, उसकी मार्केट जो है वो कौन सी है? उसकी मार्केट भाई इंडिया में तो है नहीं, तो उसको मार्केट मिली यूरोपियन मार्केट। और अगर यूरोपियन मार्केट उसको मिली तो उसको यूरोपियन मार्केट में क्या मिला? कंसेशन यानी टैक्स कंसेशंस मिला, जिसकी वजह से क्या है, वो कॉम्पिटिटिव है और दूसरे सामानों से ज़्यादा सामान इनके कुछ मामलों में बिकते हैं। अब अगर कंसेशंस खत्म तो यूरोपियन यूनियन ब्लास्फेमी लॉ के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, के जिस तरीके से बलूचिस्तान से लेकर सिंधियों को, पश्तूनों को कश्मीर के अंदर मारा काटा जा रहा है, और माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर जिस तरीके से 14 साल की लड़की को 44 साल के बूढ़े के या यूं कहें कि मिडिल एज्ड पर्सन के साथ शादी करवा दी जाती है। 44 साल का बंदा 14 साल की लड़की को घर से उठाकर लेके जाता है, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट कहता है यार अब तो कोई बात नहीं, एक काम कर शादी कर ले। व्हाट द हेल दैट टाइप ऑफ कोर्ट इज? क्या जानवरों से भरी हुई कोर्ट है यार कि 14 साल की लड़की 44 साल के लड़का बंदे के साथ मतलब शादी करवा रहे हो तुम, और उस आदमी को प्रमोट कर रहे हो कि ठीक है यार बाकी 44 साल के 50 साल के और हैं वो भी लड़कियों को उठाएं, क्योंकि लड़की माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, लड़की हिंदू थी।
ऐसे में हालांकि यहां पर यूरोपियन यूनियन की भी समस्या देखनी चाहिए कि इन गधों ने, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया। असलियत में यूरोपियन यूनियन ने पिछले 70 साल के अंदर वहां की माइनॉरिटी की कोई सुध नहीं ली, क्योंकि उस टाइम तक उन्हें पाकिस्तान की जरूरत थी। पाकिस्तान उनका बहुत प्यारा था और वहां की माइनॉरिटीज को मरने दिया। अब क्योंकि अब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अफगानिस्तान से इनकी आर्मी वगैरह निकल रही है, तो हालत इनकी ख़राब हो रखी है। अब जाके पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की वजह से उनके जब प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो अब पाकिस्तान को घेरने के लिए अब माइनॉरिटी की इनको यूरोपियंस को याद आई है। पिछले 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है तब से, और खासकर 1970s के बाद से, जियाउल हक के बाद से जितना ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को मारकाट मचाई गई है, वो तो इन्होंने कभी सुध ली ही नहीं, मरने दिया गया। जो माइनॉरिटी 12-13% थी, आज के दिन 1% से भी कम रह गई है, यानी उसकी जो आबादी है वो इतना ज़्यादा नीचे गिर गई कि आज के दिन वो ढूंढे से नहीं मिल रही। और फिर ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट टीवी पे बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान में मंदिरों की ज़रूरत है क्या, हिंदू तो है ही नहीं। और यही पाकिस्तानी दुनिया के हर देश के मामले में टांग अड़ा के कहते हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हैं हम उनके लिए लड़ेंगे। और अपने देश की माइनॉरिटी को इन्होंने बिल्कुल ऐसे बर्बाद खत्म कर दिया कि 13% से 1% भी नहीं रही, 0.8 या 0.9% रह गई है। वो भी कब खत्म हो जाए पता नहीं। और बड़ा सिंपल सा तरीका इन्होंने आजमा रखा है कि महिलाओं को उठाकर ले जाओ, लड़कों को जान से मार दो, या तो कन्वर्ट हो जाएं, नहीं तो जान से मार दो और महिलाओं को उठाकर ले जाओ। खत्म, मामला खत्म, काम ही खत्म। माइनॉरिटी राइट्स यहां पर ये। अब ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने, चलो देर सवेर सही, देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर से आए, बहुत ज्यादा देर से आए, लेकिन चलो माइनॉरिटी राइट्स का नाम उठाना शुरू किया। नतीजा ये, यूरोपियन यूनियन ने उसकी मार्केट के ऊपर जो कंसेशंस थी वो खत्म कर दी। तो कॉम्पिटिटिवनेस खत्म, तो पाकिस्तान की एक मार्केट खत्म। और अगर मार्केट खत्म तो स्पेशल स्टेटस जो था एक तरीके का पाकिस्तान का, वो खत्म हुआ। उसका डायरेक्ट असर क्या होगा, इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्लोज होंगी, जिसकी वजह से क्लोज होंगी, या फिर एम्प्लॉयमेंट, कम से कम एम्प्लॉयमेंट घटेगा। और एम्प्लॉयमेंट घटने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्राइसिस बढ़ेगा। और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं अगर वो बंद होंगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और पाकिस्तान के टूटने के जो कागार हैं वो और ज़्यादा अच्छे होते हुए नज़र आ जाएंगे, यानी बर्बाद होता हुआ नज़र आएगा। धर्म के नाम पर एक देश बर्बाद होते हुए अगर किसी को ने देखना है तो पाकिस्तान उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। धर्म के नाम पर कोई देश बर्बाद होता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये पाकिस्तान है। अब यूरोपियन यूनियन के स्टेप का पाकिस्तान पर जो एक एनालिसिस है वो तो मैंने बता दिया। अब यूरोपियन यूनियन का कितने दिनों में इस पे असर पड़ेगा वो तो वक्त के हाथों में है, समय बताएगा। और जैसे ही वो समय बताएगा तब तक हम इस चीज़ के ऊपर बातचीत वगैरह करते रहेंगे। लेकिन अभी के हालात ये हैं कि देश को कैसे बर्बाद करता है धर्म के ऊपर अंधा विश्वास, वो पाकिस्तान एक उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इस्लाम में बुराई नहीं, किसी भी धर्म में कभी कोई बुराई हो भी नहीं सकती। धर्म तो इंसान बनाता है, लेकिन असलियत में उस धर्म को मानने वाले लोग जो हैं उनसे समस्या रहती है कि वो अपने धर्म को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान ने इस्लाम का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, इस्लाम के नाम का इस्तेमाल किया है, आज के दिन उसी इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी अगले टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.